दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। आइए हम इसे शुरू करते हैं। सेक्शन 11 जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सेक्शन 11 और सेक्शन 10 में कभी कंफ्यूज नहीं होना। राइट, सेक्शन 11 और सेक्शन 10 में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। आज शुरुआत सेक्शन 11 से करेंगे, लेकिन ये बात आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, कुछ लोग अधूरी नॉलेज से काम चला लेते हैं और कईयों का चल भी जाता है। मज़े की बात ये है, लेकिन हाफ नॉलेज होना हमेशा खतरनाक भी हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर। तो जब भी आप सेक्शन 11 को अगर जल्दबाजी में एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं आप, और आप लास्ट मोमेंट में इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 10 आपने बहुत अच्छे से इसके साथ करना है। सेक्शन 11 क्या है? रिस जडिकेटा। कुछ लोग इसे रिस जडिकेटा भी बोलते हैं, कुछ रिस जडिकेटा भी बोलते हैं। रिस जडिकेटा। रिस जडिकेटा का लिटरल मीनिंग अगर मैं आपके साथ बताऊं, व्हाट इज द लिटरल, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? आइए इसका मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेढ़ा सा कंसेप्ट है। तो ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में हमारा काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे इस पे कई लेक्चर्स लेने पड़ेंगे इस कंसेप्ट को फुली ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन इस लेक्चर से प्राइमरली जो बेसिक लेवल की क्वेश्चंस हैं वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे सारे। जो अब इस सेक्शन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स कर दिया जाएगा या कोई और एक्ट मिक्स कर दिया जाएगा। एज फार एज सीपीसी इज कंसर्न, अगर सीपीसी का क्वेश्चन आएगा तो आप मोर और लेस सॉल्व कर ही लोगे। लेकिन अगर इस सेक्शन को हम कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट के साथ मिक्स करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कोई सेक्शन को हैबियस कॉर्पस के साथ मिक्स करेगा, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में हैबियस कॉर्पस नहीं पता होगा तो ये सेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है बेटा, कंप्लीट नॉलेज, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ डिफरेंट लॉज पे डिपेंड करती है इस सेक्शन की कंप्लीट नॉलेज। लेकिन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इस सेक्शन को क्लियर कर ही सकता हूँ आपको। इसका मतलब है रिच जडिकेटा, मतलब लिटरल मीनिंग इसका हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। क्या मतलब है रिच जडिकेटा का? मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। अब हमारे इंडिया में तो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो ओवरबर्डनड है। क्या है जी? वो ओवरबर्डनड। आज बेटा तबीयत बहुत ख़राब है मेरी और फीवर हो रखा है मुझे, लेकिन स्टूडेंट्स के रात से बुखार है। तो लेकिन स्टूडेंट्स को इस सेक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट है, डिमांड आ रही है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए इस सेक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि तबीयत ठीक है या ख़राब है। तबीयत तो बेटा ख़राब होती रहेगी, ठीक होती रहेगी, लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए बेटा, तो मुझे खुद को बड़ा मोटिवेट करना पड़ा यहाँ चेयर पे बैठ के रिकॉर्ड करने के लिए। अदरवाइज मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि सो जा, दवाई ले ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं कहा नहीं। तो उन सब बड़ी फाइट करके आया हूँ मेंटली यहाँ तक मैं। चलो लेट्स डू इट। ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा इसे अच्छे से कंक्लूड करने के लिए। आइए मैं अपना बेस्ट एफर्ट प्रोवाइड कराऊंगा आपको बेटा यहाँ पे।
चलिए, मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, क्या मतलब है यहाँ पे? मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। हम बात कर रहे थे कि हमारे इंडिया में तो जो कोर्ट हैं वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं। कुछ टाइम पहले मुंबई हाई कोर्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था। मैंने कहीं पढ़ा था ये, देखो मैं कंफर्मिटी के साथ तो नहीं बात ये बोलूँगा, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी का मुंबई हाई कोर्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था। जानते हैं किस लिए? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, यानी वहाँ पेंडिंग केसेस सबसे ज़्यादा थे। तो कहते हैं जी, उस समय जब ये बात मैं पढ़ रहा था, मुझे डेट याद नहीं है मैंने कब पढ़ा ना, ईयर याद है, कुछ साल पहले पढ़ रहा था, और कह रहे थे कि मोर देन 50,000 केसेस पेंडिंग है। खैर उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं केसेस को स्पीडली डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो रिस जडिकेटा का मतलब ये है, या रिस जडिकेटा का मतलब ये है कि अगर एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, एक घाव पर हम मरहम एक बार लगा चुके हैं, तो दोबारा दोबारा आप उस मुद्दे को कोर्ट में रेज नहीं कर पाएंगे। एक घाव पर मरहम एक बार लग चुका है, ठीक है, तो वो दोबारा दोबारा आप रेज नहीं कर पाएंगे। तो दिस कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ रिजडिकेटा, ठीक है, प्रिवेंट्स अ पार्टी, ध्यान से सुनना, लिख लो बेटा साथ साथ, नहीं तो याद नहीं रहेगा। प्रिवेंट्स अ पार्टी, प्रिवेंट्स अ पार्टी, पार्टी को प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट्स मतलब रोकती है। क्या करती है बेटा, क्या करता है सेक्शन, ये डॉक्ट्रिन क्या करती है? रोकती है। रुक जा भाई, क्या करती है? प्रिवेंट्स का मतलब समझ गए ना, रोकती है। प्रिवेंट्स अ पार्टी फ्रॉम, किस चीज से रोकती है? रेजिंग, देखो सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, रेजिंग, रेजिंग अ डिस्प्यूट, सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, ज्यादा भारी भरकम शब्द नहीं यूज कर रहा, ताकि आप समझ जाओ कंसेप्ट। रेजिंग अ डिस्प्यूट विच हैज, डिस्प्यूट मतलब केस, हाँ, केस, which has already been decided, which has already being decided, already been decided, जो चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज। देखो एक एक वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन से, नंबरों से भरा हुआ है, ठीक है। नो पार्टी raising a dispute which has already been decided between the same parties. Section 11 deals with it, ठीक है, सेक्शन 11 डील्स विद इट। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सेक्शन 11 की डेफिनेशन को हम देखें, और फिर हम एक केस को भी, एक क्वेश्चन को भी हम करेंगे सॉल्व। आइए इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। सेक्शन 11 आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं इसकी, उन्हें भी हम करेंगे। कहते हैं जी, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, ठीक है, सूट और इशू। नो कोर्ट
shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties. आप बहुत अच्छे से दोबारा से सीख लीजिए. नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट. पहले बोलते हैं जी नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट. शेल ट्राई एनी सूट in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties. ठीक है बेटा, आइए मैं समझाता हूं कैसे. आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे. बहुत आराम से बेटा मैं पढ़ा रहा हूं ये बात, लेकिन आपने भी इतने अच्छे से करनी है कि समझ जाओ. ठीक है, आइए इसे हम अच्छे से करेंगे. ए ने बी के ऊपर एक केस फाइल किया, और ये केस फाइल कहाँ किया? दिल्ली में. ए ने क्या इल्जाम लगाया बी के ऊपर? ए और बी दोनों बिस्किट की फैक्ट्री है. ए की और बी की, दोनों की दिल्ली में ये बिस्किट्स बनाते हैं, और दोनों चंडीगढ़ के अंदर भी बिस्किट्स बनाते हैं. हाँ, सुन लीजिए बात. और वहां ए ने, ए की भी फैक्ट्री है और बी की भी फैक्ट्री है. तो ए ने बी के ऊपर एक केस फाइल किया. ए ने बी के ऊपर ये प्लेंट में ये कोर्ट को कहा कि बी उसके बिस्किट्स के डिजाइन चोरी करके बिस्किट बनाता है. ये कहता है कि ए बिस्किट्स के डिजाइन बनाता है, ए बिस्किट के डिजाइन बनाता है और बी उस डिजाइन को चोरी कर लेता है, कॉपी करके, डिजाइन कॉपी करके बिस्किट बनाता है. तो एक बिस्किट के डिजाइन के ऊपर केस फाइल कर दिया ए ने बी के ऊपर कि ये बिस्किट का डिजाइन बिलोंग्स टू मी. बी कहता है नहीं, दिस. बी ने डिफेंस किया, और कोर्ट ने, इस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, डिक्री सुनाई, और बी के पक्ष में ये फैसला आया. कोर्ट ने कहा नहीं, द डिजाइन ऑफ बिस्कुट बिलोंग्स टू बी. बिस्किट का डिजाइन बी से बिलोंग करता है. तो ये फैसला आया. अब चंडीगढ़ में क्या हुआ? सेम बिस्किट के ऊपर, देखो हम यहाँ अपील की बात नहीं कर रहे हैं, डोंट कंफ्यूज विथ इट अपील. ठीक है, जब एक मुद्दा फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुका है, हम क्या बात कर रहे हैं? अपील की बात नहीं कर रहे. अपील इस प्रोविजन में नहीं आएगा. ठीक है, अगर किसी मुद्दे पे अपील हो रही है तो उसे हम फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं कहेंगे, फाइनली सेटल्ड नहीं कहेंगे. ए और बी के बीच में केस हुआ, बी केस जीत गया, और बिस्कुट का डिजाइन बी से बिलोंग करता है. एक दूसरे केस में, एक दूसरे कोर्ट में, ठीक है, ए ने बी के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया, देखो भाई ये मेरे बिस्किट का डिजाइन चोरी करता है. सेम मैटर था, मुद्दा यहां भी सेम था और मुद्दा वहां भी सेम था. तो सेक्शन 11 ये कह रहा है कि जो मैटर एक फॉर्मर सूट में, इसे हम बोलेंगे फॉर्मर सूट. वहां पे फॉर्मर सूट एक वर्ड आया ना बेटा, फॉर्मर सूट. जब एक मुद्दा फॉर्मर सूट में, यानी पहले वाले सूट में डिसाइड हो चुका है, तो लेटर सूट में वो सेम मुद्दा सेम पार्टीज के बीच में बार बार राइज नहीं होगा. तो इस तरह से तो केसेस खत्म ही नहीं होंगे ना कभी. अगर आप बार बार किसी मुद्दे को कोर्ट में रेज करते जाओगे तो मैटर कभी खत्म ही नहीं होंगे. सिलसिला ये कभी चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा ये सिलसिला. चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर सेक्शन 11 की लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने की बात कर रहे हैं.
इसे समझ रहे हैं। आइए, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट। यानी करंट सूट में जो मैटर है वो एक फॉर्मर सूट में भी मैटर था। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या बोल देते हैं, करंट सूट। इसे हम क्या बोल रहे हैं जी, करंट सूट। जिस सूट पर सेक्शन 11 अप्लाई हुआ है वो ये वाला है, करंट सूट। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, करंट सूट। करंट सूट में जो पार्टीज थी, अब यहाँ पे आप देखिए, ये करंट सूट है, ये फॉर्मर सूट है। यहाँ जो पार्टी है वो पार्टी फॉर्मर सूट में भी है, यहाँ जो मैटर है वो मैटर यहाँ भी है। पहले वाला केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो करंट सूट के ऊपर सेक्शन 11 अप्लाई हो जाएगा। यानी इस सूट पर सेक्शन 11 अप्लाई हो गया, इसका मतलब है इस पे स्टे लग गया। यानी इस केस को अगर सेक्शन 11 को रेज कर दिया गया, ठीक है, सेक्शन 11 को रेज कर दिया गया तो ये स्टे लग जाएगा, करंट सूट पर स्टे लग जाएगा, यानी कोर्ट इस केस को एंटरटेन नहीं करेगा। बोली बात समझ में आई कि नहीं? और यही हम सेक्शन 11 में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बात को ध्यान से समझिए। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। सेम पार्टीज को आपने ध्यान देना है। और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और बिटवीन पार्टीज under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the court। मुद्दा क्या है कि been heard and finally decided by the court। अगर केस फाइनली डिसाइड हो चुका है, पार्टी सेम हो सकती है या लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। ये बात नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले दिल्ली में जब केस फाइल हुआ तो ए और सी ने केस फाइल किया था। ए ने केस फाइल किया था ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिटवीन ए एंड सी, और चंडीगढ़ में ए अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में फैक्ट्री चलाता है। दिल्ली में फैक्ट्री ए और सी के पार्टनरशिप में है, तो क्या हम इसे चेंज ऑफ पार्टीज कहेंगे? नहीं, इसे हम चेंज ऑफ पार्टीज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान से समझ लेनी है, ध्यान से सुन लेनी है। वापस भी आऊँगा मैं इस प्रोविज़न पर, और आज एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसका एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मैं आज आपको एक शाबाश, लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम का एक 2006 का केस है। बड़ा सिंपल सा केस है, प्राइमरीली उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए उसे भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं, एक्सप्लेनेशंस भी आप पढ़ेंगे। कोई डाउट है किसी एक्सप्लेनेशन में तो आप मुझसे पूछेंगे। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम में देखो कैसे आया है ये क्वेश्चन। आइए, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा इस पे, तो सब बातें ध्यान रखनी है आपने। जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं इसके अंदर, सेक्शन 11 के अंदर जितने भी पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, सेम पार्टीज, फॉर्मर सूट, करंट सूट, मैटर फाइनली डिस्पोज ऑफ, सेम मैटर, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, तो उन्हें आपने ध्यान रखना है। आइए एक हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ऑन सेक्शन 11। क्वेश्चन ऑन सेक्शन 11। आइए, A files a suit against B for recovery of, अब आपने बताना है कि
इसका आंसर आप मुझे लिख कर व्हाट्सएप करना। मेरा फ़ोन नंबर है, ये है 9818050252। MCQ क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे इस सीखने के बाद मुझे इसका आंसर लिख कर पेज पर व्हाट्सएप करके भेजेंगे, और मैं बताऊंगा कि आपने करेक्ट लिखा है कि नहीं। अ फाइल्स सूट अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अ हाउस situated at Juhu. Situated at Juhu. जुहू मुंबई का एक जगह है, जुहू। मैं कई बार गया हूँ जुहू। On the basis of sale date, on the basis of, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आंसर मुझे लिख कर देना है। ये छोटा सा टेस्ट भी है आपका। A files a suit against B for recovery of possession of a house situated at Juhu on the basis of a sale deed executed by B. The suit is heard. The suit is heard. सूट की सुनवाई हुई एंड डिसमिस्ड। सुनवाई के बाद एंड डिसमिस्ड, heard and dismissed by a court of competent jurisdiction। यहाँ ध्यान देना है, अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो रिजिडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। by a court of, ये बात ध्यान रखना। अब वेरिएबल क्या क्या है? वेरिएबल इसमें पार्टीज सेम हो सकती हैं। देखो, सेक्शन 11 अप्लाई करने के लिए पार्टीज सेम हो सकती हैं, सब्जेक्ट मैटर सेम हो सकता है, ठीक है। कोर्ट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो भी पहले वाला केस जो है, जो फॉर्मल सूट में जो कोर्ट था, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सूट इज हर्ड एंड डिसमिस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। आगे सुनिए, आगे क्या हुआ। ए आफ्टर 2 years, ए आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years again file a suit against B। A after 2 years, A after 2 years again file a suit। ध्यान से आपने एक एक बात को नोट कर लेना है। अगेंस्ट B फॉर द सेम हाउस। अब आपने बताना है कि आपको जो मेरे स्टूडेंट रजिस्टर्ड है मेरे से, वही भेजेंगे, राइट। इसका आंसर, A after 2 years again file a suit against B for the same house on the same ground। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप उड़ा के रख दोगे ऐसे क्वेश्चन को। तो which the ground which he had asserted, which he had asserted, asserted मतलब जो ग्राउंड उसने कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम किया था, उसी ग्राउंड पे फिर केस फाइल कर दिया। asserted in previous suit, asserted in previous suit इन द सेम कोर्ट। देखो, कोर्ट भी उसने सेम कोर्ट चूज किया, यहां तो बदतमीजी कर दी उसने। सेम मैटर, सेम पार्टी, सेम कोर्ट, इन द सेम कोर्ट। शाबाश बेटा। कैन द कोर्ट राइट द सब्सिक्वेंट सूट। अब आंसर क्या है, अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, कैन द
कैन द कोर्ट ट्राई द सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, सब्सिक्वेंट सूट filed by A against B और गिव रीजंस, अपने रीजंस भी देने हैं इसके पीछे। देखिए ये 2006 लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम है, तो आपने पेपर पे लिखना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है मेरे इस नंबर पर, मैं चेक करके बताऊंगा कि ठीक लिखा है कि नहीं। वैसे ठीक ही लिखेंगे आप समझने के बाद, लेकिन ये कंसेप्ट को हमने मैच्योर करना है, बड़े हाई लेवल तक लेके जाना है इस कंसेप्ट को। आइए एक बारी रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, आइए कहते हैं जी मिस्टर ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट मिस्टर बी, और मैटर क्या है, फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अ हाउस सिचुएटेड एट जुहू मुंबई ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल डीड। कहते हैं जी हमारे बीच में सेल हुई है और इसको एग्जीक्यूट सेल डीड को किसने किया है, बी ने, जो हाउस का मालिक है। ए उस हाउस की रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहता है, रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहता है। सूट इज हर्ड, सूट की सुनवाई होती है, एंड डिसमिस्ड, और कोर्ट सूट को डिसमिस कर देता है, कहता है कि जी कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपका सूट मेंटेन नहीं कर सकते, कुछ भी वट एवर द रीजन, बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, और जो केस की सुनवाई करता है वो सक्षम कोर्ट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है। ए 2 साल के बाद क्या करता है, अगेन फाइल अ सूट अगेंस्ट बी, 2 साल के बाद फिर दोबारा से केस फाइल कर देता है फॉर द सेम हाउस जुहू ऑन द सेम ग्राउंड विच ही हैड asserted in the previous suit। asserted मतलब कुछ बात कॉन्फिडेंस से कहना। इन द सेम कोर्ट, और कोर्ट भी सेम है, देखो। कैन द ट्राई कैन द कोर्ट, यहां पे लिख लीजिए कोर्ट, कैन द कोर्ट ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट फाइल्ड बाय ए अगेंस्ट बी, गिव रीजंस। तो सेक्शन 11 जी अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 11 क्या कह रहा है बेटा, सेक्शन 11 ये कह रहा है, अभी मैंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं डिस्कस की है, इससे अगले वाले सेशंस में एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करूंगा। कोर्ट क्या कह रहा है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they or any of them claim, litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। आप ध्यान से मेरी बात को ध्यान से आप नोट करेंगे। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such court has been subsequently raised। ठीक है, शाबाश। इस लास्ट लाइनों का मतलब भी मैं बीच में, इन लाइनों का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, और आप ध्यान से मेरी बात को नोट कर लीजिए। ये जो लाइनें हैं यहाँ पर, और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। ठीक है बेटा, यानी उनके बिहाफ पे कोई पार्टीज अगर केस फाइल करती है, ए खुद नहीं केस फाइल करता, ए के बिहाफ पर कोई केस फाइल करता है, तो भी सेक्शन 11 अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन